नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपकी सफलता, सुख, सौभाग्य और सेहत का सड़क से क्या है रिश्ता, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो भाई, आज का जो विषय है वो वाकई में बहुत यूनिक है। सड़क का मंजिल से तो बहुत गहरा नाता है, लेकिन सड़क का आपकी सेहत, आपकी संपत्ति, आपके सुख और आपकी किस्मत से क्या नाता है? घर के पास किस तरह की सड़क होने से हमें सुख या दुख झेलने पड़ सकते हैं? सड़क कैसे हमारे जीवन और भविष्य पर अपना प्रभाव डालती है, यही बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, फोन करिए हमें। हमारा फोन नंबर है 012066522411। तो चलिए अपनी इस इंटरेस्टिंग चर्चा को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान या प्लॉट की दोनों तरफ सड़क होती है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल और हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी रहती है, क्या इसका वाकई में कोई प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं। पंडित जी, ये तो बड़ा यूनिक टॉपिक है और आज मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या वाकई में हमारे घर के आसपास की जो सड़क होती है हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। और शुरुआत कर ही लेते हैं उन लोगों का क्या जिनके दोनों साइड सड़क होती है। देखो श्रद्धा, पहली बात तो ये कि ये कालचक्र ज्योतिष का कार्यक्रम है। अब ज्योतिष के कार्यक्रम में सड़क का क्या लेना देना, ये भी लोग सोच रहे होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में सड़क का लेना देना वास्तु शास्त्र से है, और वास्तु शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं और ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। और जब प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था हो जाती है तो वास्तु शास्त्र बन जाती है। तो कहते हैं, एक कहावत है कि आदमी के सफलता असफलता का रहस्य उसके ड्रेस और एड्रेस में छिपा हुआ है। आदमी की ड्रेस कैसी है, एड्रेस कैसा है, ये दो चीज़ें अगर परफेक्ट हैं तो आदमी का जीवन कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है और सरलता की तरफ बढ़ जाता है। ये रास्ता, ये सड़क हमारे घर के किस तरफ हो तो क्या होता है, आज इसी विषय पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित है। अगर आपके मकान या प्लॉट के दो तरफ सड़क हो तो इसका प्रभाव क्या होगा भाई, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मकान या प्लॉट के उत्तर और पूर्व दिशा में सड़क शुभ प्रभाव देती है। ध्यान से सुनिएगा, घर के आपके उत्तर तरफ और पूर्व तरफ अगर दो तरफ सड़क है तो निसंदेह है कि ऐसे मकान में रहने वाले लोगों का सदैव कल्याण होगा। मकान या प्लॉट की पूर्व और दक्षिण दिशा में सड़क अगर है तो ये महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है। परिवार के लोगों को पैसे की कमी महसूस होती है। मकान या प्लॉट की दक्षिण और पश्चिम दिशा में सड़क शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसा मकान या प्लॉट किसी भी उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे स्थान पर वित्तीय अस्थिरता हमेशा रहती है, मतलब पैसे की कड़की हर समय रहती है। ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों को शारीरिक कष्ट भी होता है। मकान या प्लॉट की पश्चिम और उत्तर दिशा में सड़क को आर्थिक स्थिति के लिए ठीक माना गया है। इस तरह के प्लॉट में निवेश करने से आपको दोगुना फल प्राप्त होता है। इस दिशा में सड़कें हैं तो विदेश से भी अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। मकान या प्लॉट की उत्तर और दक्षिण दिशा में सड़क औसत प्रभाव देती है। इसे बी ग्रेड भूमि कहा जाता है। मकान या प्लॉट की पूर्व और पश्चिम दिशा में सड़क सफलता प्रदान करती है, विदेश जाने के अवसर देती है, लेकिन ऐसे प्लॉट पर कारोबारी स्थल का निर्माण नहीं कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके मकान या प्लॉट के सिर्फ एक तरफ सड़क है तो इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी लाइफ पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, दोनों तरफ सड़क है ये तो आपने बताया। अब अगर एक ही तरफ सड़क है, जो अमूमन होती है बहुत सारे लोगों के घर के बाहर,
क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर? देखिए, अगर आपके मकान या प्लॉट के सिर्फ एक ही तरफ सड़क है तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये ध्यान से सुनिए। आपके घर की पूर्व या उत्तर दिशा में सड़क खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य देती है। घर की दक्षिण दिशा में सड़क को शुभ नहीं माना गया है। मकान या प्लॉट की पश्चिम दिशा में सड़क को औसत प्रभावशाली माना जाता है, ना अच्छी ना खराब। तो ये रहा एक तरफ सड़क होने की बात। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बात उनसे करेंगे। आशा दिल्ली से। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरा बेटे क्या नाम है मोहित, और दिल्ली में उसका जन्म हुआ है और उसकी उम्र हो गई है, 92 में जन्म है। 21 सितंबर 92 दोपहर को 12:34 पे, लेकिन उसकी शादी की बात नहीं बनती है कहीं पंडित जी। देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम की स्थिति में हैं और आपका बेटा 30 साल का अब हो जाएगा। सितंबर आने वाले सितंबर में 30 साल का हो जाएगा। शुक्र जब चंद्रमा के साथ हो और सप्तमेश से 7वां हो तो ऐसे लोगों का विवाह 31वें या 32वें वर्ष में ही होता है। अभी आपके बेटे के विवाह में 17 जनवरी 2023 तक का विलंब है। 17 जनवरी 2023 के बाद बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जल्दी अगर चाहते हो तो बेटे से कहें कि वो 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके करें। निश्चित रूप से सुंदर और अच्छा विवाह हो जाएगा। और अगर आपके मकान या प्लॉट के 3 तरफ सड़क होती है तो क्या होता है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात करिए आप पंडित जी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/7/93 हम्म। और जन्म स्थान है, टाइम है 9:40 सुबह। सवाल पूछिए आप अपना। स्वास्थ्य और करियर के बारे में जानना है। क्या नाम है आपका? स्वास्थ्य और करियर के बारे में। नाम क्या है? राजेंद्र साहू। राजेंद्र जी, तो चलो बेटा मैं बताता हूँ कि आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है बृहस्पति है, जो स्वगृही है। आपके पेट में तकलीफ है, आपका लीवर इतनी कम उम्र में ही फैटी हो रहा है, आपके डाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है, हर प्रकार की खुशियाँ लेकर आएगा। लेकिन आपको छोटी हरड़ को भिगो लेना चाहिए और भिगोने के बाद उसे सुखा करके बारीक उसे पीस लेना चाहिए और बारीक पीस कर कपड़े से उसे छान करके और रोज़ रात में सोते समय 1 चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर और 1 कप गुनगुना पानी, ये आपको सेवन करना चाहिए। इसको हरितिका कहते हैं। ये 30 दिन के अंदर आपको स्वस्थ भी कर देगी और आपके चेहरे पर तेज भी आ जाएगा। बिल्कुल आपका भविष्य ठीक है, जरा सा भी आप चिंतित ना हो। आप व्यवसाय और नौकरी दोनों करके समानांतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप व्यवसाय करें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके मकान या प्लॉट के 3 तरफ सड़क है तो इसका आपके बिजनेस, परिवार और आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, 3 तरफ सड़क है तो कैसा रहेगा जीवन? देखो श्रद्धा, ऐसा है कि अगर आपके घर के या प्लॉट के 3 तरफ सड़क है तो इसका क्या प्रभाव होता है, ये जानिए। मकान या प्लॉट के उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में सड़क समृद्धि का सूचक है। ऐसे में उत्तर और पूर्व दिशा में ही प्रवेश द्वार होना चाहिए। 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निरसते सती।
पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में सड़क वहाँ रहने वालों को बहुत सीमित सफलता देती है। मकान या प्लॉट की उत्तर पूर्व और पूर्व पश्चिम दिशा में सड़क भाग्य को बढ़ाने वाली और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। ऐसा मकान या प्लॉट रहने या कारोबार करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ पूर्व दिशा में ही प्रवेश द्वार बनाना चाहिए। मकान या प्लॉट की उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में सड़क वहाँ रहने वालों को बहुत धीमी तरक्की देता है। ऐसे में वास्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रवेश का रास्ता उत्तर या पूर्व दिशा से ही खोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं शिवानी जी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानी जी, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरा नाम सुखरानी है पंडित जी। अच्छा। अब पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं पंडित जी, बरखा और विशाखा। तो पंडित जी बड़ी वाली का डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2001 और छोटी बेटी का है 4 जून 2004। तो पंडित जी बड़ी वाली बेटी की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और शादी पंडित जी कहते हैं मांगलिक है, और ये छोटी वाली पूछना चाहती है कि मैं क्या करूं आगे, अभी 12th पास की है इसने पंडित जी। देखो सुखरानी, ऐसा है, बड़ी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है ना, तो अब ये हो गई 21 साल की, और पुत्री भाव का स्वामी तुम्हारे है बुध, और उससे आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति। सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में इनकी आजीविका होगी, वेतनमान अच्छा होगा, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होगी। और अगर सरकारी नौकरी के लिए ये कोशिश करें तो इनको कम से कम 5 बुधवार 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में ले जाकर के दान करना चाहिए, और पुजारी से आग्रह करना चाहिए कि इसे आरती में प्रयोग करें। और अगर हो सके तो ये उपाय 17 बुधवार तक करना चाहिए, और अपने को एकाग्र करके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब सरकारी नौकरी संभव हो सकती है। हाँ, लेकिन सुखरानी, छोटी बेटी के बारे में जो आपने बात किया है उसके बारे में आपको कहना चाहूँगा कि देखो, उसका सूर्य जो है बहुत मजबूत है, और इतना मजबूत सूर्य व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा की तरफ लेके जाता है। तो अगर ये आर्ट या कॉमर्स साइड से पढ़ाई करे और आगे चल के ये प्रशासनिक सेवा, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, इन सब चीज़ों की परीक्षा की तैयारी करे जहाँ प्रशासनिक सेवा का अवसर मिलता है, तो इसे सफलता मिलेगी, क्योंकि आत्मविश्वास भी इसका अच्छा है, और इसके आत्मविश्वास के कारण इसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे टी पॉइंट वाले मकान की। टी पॉइंट वाला मकान क्या पैसे, कारोबार, नौकरी, सेहत और रिश्तों के लिहाज से शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर जाओ तो वो कहते हैं बिल्कुल टी पॉइंट पे आ जाना, सामने जो मकान दिखेगा वो हमारा है। ऐसा घर कैसा रहता है, सड़क कैसी रहती है ऐसी? देखो, वास्तुशास्त्र में तो इसकी निंदा की गई है, साफ सी बात है। वास्तुशास्त्र में टी पॉइंट वाले मकान में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल के बगल में अगर मकान हो तो नहीं रहना चाहिए, शमशान के बगल में मकान हो तो नहीं रहना चाहिए, पुलिस थाने के बगल में मकान हो तो नहीं रहना चाहिए, किसी राजा, मंत्री या बड़े अधिकारी का घर हो तो उसके बगल में नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थानों पर रहने पर कभी न कभी अचानक विपत्ति आ ही जाती है। तो ये तो हमारे वास्तुशास्त्र में साफ लिखा हुआ है कि चिकित्सालय हो, औषधालय हो, या फिर कब्रिस्तान हो, या सौदागृह हो, ऐसे स्थान से कम 1 किलोमीटर दूर हट करके ही अपना आवास बनाना चाहिए। या ये देखो कि जिन लोगों का घर श्रद्धा शमशान घाट के नज़दीक है और मजबूरी में घर बना हुआ है, अब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनकी विपत्ति क्या है, वो कितने दुखी रहते हैं, किस तरह की रोज़ उन्हें दुर्गंध झेलनी पड़ती है, किस तरह से वो अपने आप को कैद करके रखते हैं, और किस तरह से बेबस जिंदगी जीते हैं। ये वही बता सकते हैं जिनका घर औषधालय या फिर शमशान घाट के नज़दीक होगा। क्योंकि
किसी चीज़ की पीड़ा को पढ़ना और उस पीड़ा को महसूस करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी कठिनाई को पढ़ लेना किताबों में और उस कठिनाई को खुद झेलना, ये अपने आप में दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि टी पॉइंट वाला मकान कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। इसे तिराहे का मकान भी कहा जाता है। तिराहे के मकान में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को हर समय तनाव परेशान करता है। इस घर में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर हर समय नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे घर में पैसा टिकता नहीं है, अचानक बड़े खर्चे सामने आते हैं, आर्थिक तंगी बनी रहती है। तिराहे के घर में कलेश भी बहुत रहता है। तिराहे पर कोई भी कारोबारी संस्थान या ऑफिस है, वहाँ हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी। तिराहे के पास खोले गए कारोबार या ऑफिस जल्दी बंद भी हो जाते हैं। तिराहे के पास अगर आपका मकान या ऑफिस है या कारोबार है और आप दुखी हैं, तो उसका मुख्य द्वार आप ऐसे स्थापित करें कि उसका मुख तिराहे की तरफ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा घर के दरवाजे के अगल बगल पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें, जिससे आपको सड़क दिखाई ना दे। तो इससे कुछ दोष दूर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और, क्योंकि अब तो सोसाइटी का कल्चर हो चुका है, फ्लैट्स का कल्चर हो चुका है। अब जैसे आपने बताया, मान लीजिए कोई सोसाइटी ऐसी है, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी जो डेड एंड पे ही बनी होती है, या फिर जैसा कि आपने कहा कि आसपास कोई हॉस्पिटल ना हो सकता है सोसाइटी के पास हॉस्पिटल हो या थाना हो, चौकी हो। दूसरी एक चीज़ और, आपने कहा किसी बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जिनका रुतबा होता है, नेता होते हैं, उनके घर के आसपास घर नहीं होना चाहिए। अब सोसाइटी में अगर वो किसी फ्लैट में आसपास रहते हैं तो देखो श्रद्धा, ऐसा है, सोसाइटी में जो घर बनते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण जो है मनमाफिक ढंग से किया जाता है, वास्तु के गणितीय आधार पर नहीं किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो घर बनाने की परंपरा है, उसमें ध्वज आय, धूम्र आय, ध्वंस आय, गाय आय, सिंह आय, ये 8 प्रकार के आय हैं। ब्राह्मणस्य ध्वजम दद्यात् सिंह दद्यात् तु क्षत्रिय, वैश्यस्य वृषभम दद्यात् गजम शूद्रम सदार्पयेत्। इस तरह से एक पिंड बनाया जाता है। पिंड में कितनी लंबाई मकान की होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितने दरवाजे होने चाहिए, इन सब का निर्धारण वास्तुशास्त्र के आधार पर होता है। लेकिन जो फ्लैट बनते हैं, जो सोसाइटी बनती है जिसकी बात आप कर रही हो, ये सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित बात है। और मेट्रो सिटी भारत के आबादी का 15% से ज़्यादा नहीं है। बाकी 85% आबादी अभी गांव में ही रहती है। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जहां बहुमंजिले मकान है तो वहां 2 फ्लोर के बाद तो वास्तु दोष ही नहीं होता है। वास्तु दोष तो ज़मीन पर होता है। अब हवाई जहाज़ में टॉयलेट है आगे और पीछे, तो हवाई जहाज़ चाहे जिस दिशा में मुड़ेगा उस दिशा में वो मुड़ता रहेगा, तो उसका क्या वास्तु दोष है। इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के बाद वास्तु दोष लगना बंद हो जाता है। केवल एक वास्तु दोष लगता है, जो चाहे 20वें मंजिल पे हो वहाँ भी लगता है। अगर ईशान कोण में टॉयलेट है तो ईशान कोण में अगर टॉयलेट होगा तो इस दोष का कोई परिहार नहीं है। एक बार भगवान भी आकर के आपको सुखी करना चाहें तो वो भी थक जाएंगे, लेकिन आप सुखी नहीं हो पाएंगे। ईशान कोण को देव स्थान माना गया है, और देव स्थान में, देव कोण में मल त्याग करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो बस एक यही वास्तु दोष है, इसके अलावा बाकी जितने वास्तु दोष हैं नहीं। सोसाइटी देखो, में खत्म हो जाते वो उसका भी अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। अब तो मतलब कि जो है सोसाइटी विकसित करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको एक ही कैंपस में मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे, ये बात कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि आज अस्पतालों का भी स्वरूप बदला है। पहले अस्पतालों का स्वरूप कुछ और था। पहले रोते, कराहते, चिल्लाते अस्पतालों के सामने रोगी पड़े रहते थे। वहाँ का वायुमंडल नकारात्मक होता था। अब आज तो
हॉस्पिटल भी देखो 5 स्टार होटल की तरह लग रहे हैं। मतलब अगर उस पर हॉस्पिटल लिखा ना हो तो आपको नहीं लगेगा कि ये हॉस्पिटल है। तो इसलिए अब धीरे धीरे बदली है परिभाषा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल है और उसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त है तो उसके बगल में नहीं रहना चाहिए। और बताऊं आपको, जैसे मैटरनिटी का हॉस्पिटल है, प्रसूति, अब उस हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो खून, उनका जो अवयव होता है, या कुछ बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं तो उनको लोग ले जा कर के कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो उसका नकारात्मक असर कहाँ होगा, उसका बुरा प्रभाव कहाँ पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की हैं। और शुरू में आदमी अहंकार बस इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इन सब चीज़ों का प्रभाव दिखाई देता है। जी बिल्कुल। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और टी पॉइंट वाली बात जो पंडित जी ने बताई, खासकर वो लोग जो अभी भी उन छोटे शहरों में हैं जिनका घर टी पॉइंट पर है, उनको इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी सड़क जो सीधे आपके घर की ओर लेकर जाती है, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं। पूछो घर कहाँ है तो सीधे आ जाना, हमारा घर मिल जाएगा। ऐसी सड़क कैसी होती है? देखो भाई, एक बात तो मैंने पहले ही कह दिया कि ड्रेस और एड्रेस अपने आप में मतलब रखता है। अगर उस सड़क से आपके घर जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, सुकून महसूस होता है, पीस महसूस होती है, तो आप विश्वास करिए वो ठिकाना आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन कुछ लोगों के घर के दरवाजे के सामने से ठीक सड़क गुजरती है, लेकिन सड़क पार करने के लिए 5-5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ जाता है। इतना हाई ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि अपने घर के दरवाजे से सड़क पार करना दुरूह और मुश्किल हो जाता है। और दिन और रात हार्न का चींची पोंपो लगा रहता है। तो आप एक बार जान लीजिए, अगर आपके घर के सामने से सड़क आ रही है और वो सड़क बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नहीं है तो ये आपके लिए शुभ है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये आपके लिए अशुभ भी हो सकती है। आपके घर की शुभ दिशा की तरफ से सड़क आपके घर अगर आती है तो ये शुभ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके रुकावटों का कारण भी बन सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। सड़क के लेवल से नीचा बना हुआ घर आपको फायदा पहुंचाता है या नुकसान? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो भैया, सड़क के लेवल से नीचे बने हुए घर एकदम शुभ नहीं होते हैं। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा आसानी से नहीं आ पाती है। ऐसे में सड़क के नीचे घर नहीं होना चाहिए। आपको आर्थिक मामलों में घाटा हो सकता है, धोखा मिल सकता है और आपकी बचत न के बराबर हो सकती है। जब आपका घर बना था तो सड़क से नीचे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सड़कों का रिपेयर होता गया, सड़कें साल दर साल 1-2 इंच ऊंची होती गई और मकान तो आपका ऊंचा हुआ नहीं। एक दिन ऐसा आया कि सड़क ऊंची हो गई, आपका घर नीचा हो गया। जिस दिन आपका घर नीचा हो जाएगा उसी दिन से आपके घर में वास्तु दोष हो जाएगा और वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेहत में निरंतर गिरावट रहेगी और लोगों के चेहरे पर खुशी कम, दुख ज़्यादा महसूस होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं कानपुर से प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। आप प्रदीप जी, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। जी, हमारा नाम सोनी है। थोड़ा सा तेज बोलें प्लीज आप। जी, हमारा नाम सोनी है जी। जी, हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम प्रदीप है जी। वो इतना काम करते हैं, हमारे घर में कुछ पैसा नहीं बचता है और हमारा मकान पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, तो हम क्या उपाय करें, यही पंडित जी से जानना चाहते हैं। अब सोनी, सही बात तो ये है कि आपके पति भाव का स्वामी बुध है, उसे दशम भाव का स्वामी बुध है। काम तो करते हैं आपके पति, लेकिन अभी जिस तरह से काम में सफलता मिलना चाहिए उस तरह से सफलता मिल नहीं पा रही है बेटा। ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी के मंत्रों का अगर जप करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है
तो दक्षिण पश्चिम का मकान बुरा नहीं होता है, लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि पूर्व उत्तर में वजन नहीं होना चाहिए, हर समय दक्षिण पश्चिम में ही वजन होना चाहिए मकान में, तो इससे लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीता जी नागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। गुरु जी जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। गुरु जी मेरा नाम है संगीता और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71 जी। और सुबह के है 6 बजे और बुल्डाना महाराष्ट्र। जी। पंडित जी मुझे ये पूछना है कि मैं ये पृथ्वी से जाऊँ तब मुझे मोक्ष मिलेगा क्या, ये मुझे बताइए मेरे पत्रिके से, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि जब भी मैं पृथ्वी से जाऊँ मुझे मोक्ष मिल के ही जाना है। देखिए, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न पूछने वाले साल भर में एकाक भी हमारे पास नहीं आते हैं। लोगों को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, बेटी की शादी चाहिए, बेटे को बड़ा पद की नौकरी चाहिए, लेकिन किसी को भगवान नहीं चाहिए, किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। और जो माल नहीं बिकता है तो दुकानदार उस माल को अपने यहाँ क्यों रखेगा? जब इसके ग्राहक ही हमारे पास नहीं हैं तो इसका ज्ञान हमें कहाँ से होगा? हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12वें भाव का केतु मोक्ष दिलाता है, मीन के नवांश में अगर आत्मकारक हो तो मोक्ष दिलाता है, और भगवान गीता में कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध में मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही उसके मोक्ष और बंधन का कारण है। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो कह सकता हूँ कि अभी इस जन्म में मोक्ष की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अभी आपका आत्मकारक ग्रह कामनाओं से ग्रसित है। अभी आप चाहती जरूर हैं, लेकिन अनसुलझे सवाल और अधूरी कामनाएं बहुत ढेर सारी आपके मन में हैं, जो समय समय पर आपको बंधन में जकड़ करके रखेंगी। आपका प्रयास ठीक है। आपको चाहिए कि यदि मोक्ष की आपकी कामना है तो आप प्राणायाम करें और गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करें, सत्संग करें। इससे मोक्ष मिलना होगा तो मिल जाएगा। सड़क के डेड एंड पर मकान या प्लॉट होना शुभ माना जाता है या नहीं, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, सड़क के डेड एंड पर मतलब जहाँ जाके सड़क समाप्त होती हो, ठीक है, ऐसे जगह पर मकान या प्लाट का होना अशुभ माना जाता है। ऐसे घरों में वास्तु सुधार की जरूरत होती है। मुख्य द्वार को सड़क के विपरीत दिशा में बनवाना चाहिए और सड़क के अंत पर स्थित जो मकान होता है या प्लाट होता है उसकी ऊर्जा काफी प्रभावित होती है। इस तरह के प्लाट या मकान खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि डेड एंड शुभ दिशा में है या अशुभ दिशा में है। अगर पूरब में है तो ठीक, उत्तर में है तब भी ठीक, अग्निकोण में है तब भी ठीक, लेकिन पश्चिम में है तो ठीक नहीं है, दक्षिण में है तो ठीक नहीं है। तो दिशा का बहुत बड़ा असर होता है। डेड एंड पर अगर मकान खरीद न रहे हैं तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं उषा जी महाराष्ट्र से। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी बोलते हैं। आप हिंदी में बात नहीं कर पाएंगी? नहीं ना, हिंदी नहीं आती मेरे। आज गांव में से बोल रही मैं। सांगा माझ्या मुलाचे आधी पंडितजीला धन्यवाद, कोटी कोटी धन्यवाद तुमचा आमच्यासारख्या लोकांचा असं हे करते म्हणून। माझ्या मुलाची डेट ऑफ हे तारीख आहे, जन्मतारीख 18/9/2000, सकाळी 3:55 तर त्याची सरकारी नोकरी लागेल का? लागेल तर कोणी जॉब मध्ये लागेल का? त्याचं हे करा, म्हणजे मी अशी भावूक झाली तुमच्यासाठी। सरकारी नोकरी लागेल का नाही लागणार, का व्यवसाय करावा? शेती तर आहे जशी।
ऐसा है, तुमच्या मुला भाग्यशाली आहे और सरकारी नोकरीचा योग आता नाही दिसत, म्हणून प्रायव्हेट नोकरीचा प्रयास करण्यार हनुमान उपासना, गणपती उपासना या मुलाचे लाभकारी आहोत। गणेश और हनुमान की उपासना करेगा तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हमारे देश की संस्कृति है और ये इतनी सारी भाषाएं, ये एक अलग अनुभव की मराठी में सवाल पूछा और मुझे लग रहा था कि पंडित जी कैसे बात श्रद्धा होगी। मराठी जो है संस्कृति का जो है थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। मराठी बड़ी पवित्र भाषा है और बहुत प्रिय, बहुत प्यारी भाषा है। और मराठी भाषा को जानने के लिए यदि आपको संस्कृत की जानकारी है तो आप थोड़ा सा मतलब कि उलट पुलट कर मराठी भाषा को बहुत अच्छे और सुसंगत तरीके से बोल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत आसान था हाँ। कि आप समझे और मुझे पहले लग रहा था कि बात कैसे होगी, लेकिन ये एक अच्छा अनुभव। और आज कालचक्र में आप किसी भी भाषा को आप जानते हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है उस समस्या से निजात और उस समस्या का जो समाधान है वो ज़रूर मिलेगा। आज कालचक्र में हमें ये भी पता चल गया। पहले वाराणसी से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। शिप्रा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी, मैं शिप्रा हाँ। श्रीवास्तव बोल रही वाराणसी से। जी बोलो शिप्रा। जी, मेरा जन्म स्थान 11/12/83 जन्म स्थान प्रयागराज गांव में हुआ है। जी जी जी। मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम दोनों में बनती ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। और हमारे स्वास्थ्य भी मेरा खराब रहता है और मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या आगे मुझे चलकर मुझे नौकरी मिल सकती शिक्षा के क्षेत्र में? शिप्रा देखो बेटा, ऐसा है, शादी तो तुम्हारी चाहे जहाँ होती, यहाँ या चाहे जहाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अनबन होती, क्योंकि अर्केण मंदा, सूर्य को शनि बहुत पीड़ित करता है और सूर्य की रश्मियों को बहुत बुरी तरह से शनि प्रभावित करता है। ऐसे में तुम्हारे विवाह भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है और तुम्हारा स्वामी जो है वो शनि है। इसलिए बिना किसी वजह के पति पत्नी के बीच में जो एक केमिस्ट्री बननी चाहिए वो शुरू दिनों से ही नहीं बन पा रही है। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम बनारस से विंध्याचल जाने के लिए प्रस्थान करो और विंध्याचल जाओ सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर। और विंध्याचल में जा करके माँ विंध्यवासिनी के परिसर क्षेत्र में उनका दर्शन पूजन करके कहीं एक छोटा सा आसन लगा करके और ओम ज्ञानी नामपी चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति, इस मंत्र का 3 दिनों में 10,000 बार जप कर डालो और 9 कुमारी कन्याओं को भोजन करा के दक्षिणा दे के अपने घर चली आओ। तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा और नौकरी का प्रयास भी तुम्हारे सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे घर में बांसुरी होने से आ सकती है बरकत, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है, बांस की बांसुरी होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का साक्षात निवास होता है। मनपसंद नौकरी पाने के लिए मुख्य द्वार पर पीली बांसुरी लगानी चाहिए। रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए पूजा घर में मोरपंख लगी बांसुरी लगानी चाहिए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सिरहाने के पास बांसुरी रखना चाहिए। संतान सुख पाने के लिए अपने बेडरूम में एक बांसुरी रखना चाहिए। करियर में सफलता के लिए स्टडी रूम में बांसुरी रखना चाहिए। कलेश खत्म हो जाए इसके लिए ड्राइंग रूम में बांसुरी रखना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर की छत पर बांसुरी लटकाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए कमरे के दरवाजे पर या अपने सिरहाने बांसुरी टांगना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सड़क और हमारे जीवन का क्या कनेक्शन है बताया, और बांसुरी रखने से
हर तरह की खुशहाली हमें मिल सकती है। आपने बताया, समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।